सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अंबेडकर संदेश में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की हम बात करेंगे। उप समिति संख्या जो 8 बनाई गई सेवाओं से संबंधित, इसकी तीसरी बैठक 8 जनवरी 1931 को होती है। 8 जनवरी 1931 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर शफाअत अहमद खां, माननीय पीसी मित्तर अध्यक्ष, इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनके बीच महत्वपूर्ण चर्चा होती है, डिस्कशन होता है। आखिर किन सेवाओं को अखिल भारतीय स्तर का रखा जाए, किन सेवाओं को प्रांतीय स्तर पे रखा जाए, किन सेवाओं में किस तरह का वेतन, पेंशन, अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाए और किन सर्विसेज में इस तरह की सुविधाओं को किस तरह से प्रावधान किए जाए। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यहाँ पर इस कमेटी की बैठक होती है और ये तीसरी बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तीसरी बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कशन जो होता है वो आगे चलकर उसे अप्लाई किया जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 जब बनता है तो मेरे साथियों, हम आपको बता दें, इन्हीं सुझावों को शामिल करते हुए इस देश में अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं और प्रांतीय स्तर की सेवाओं में उन्हें लागू किया जाता है। आज का अंबेडकर संदेश बाबा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, श्री शिवा राव ने जो रुख अपनाया है वह यह है कि लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की पदच्युति के मामले में विवेकाधिकार पूरी तरह गवर्नर या गवर्नर जनरल में निहित है। केवल इस तथ्य से कि विधानमंडल ने बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया है, पदच्युति अपने आप नहीं हो जाएगी, बल्कि गवर्नर या गवर्नर जनरल इस पर विचार करेंगे कि वह कार्रवाई की जाए या नहीं। राजा नरेंद्र नाथ कहते हैं, मैं नियुक्तियों के संबंध में विधानमंडल को हरगिज हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे न्यायाधीश भ्रष्ट हो सकते हैं। क्या इसका कोई उपचार नहीं है? हम मंत्रियों से संरक्षण का अधिकार वापस ले रहे हैं क्योंकि हम ये महसूस करते हैं कि वे भ्रष्ट हो सकते हैं, यानी कि मंत्री भ्रष्ट हो सकते हैं। ये बात बाबा साहब कहते हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग के सदस्य भी तो भ्रष्ट हो सकते हैं और यदि हमें उनके किसी सदस्य को हटाने का अवसर ही न मिले तो क्या स्थिति होगी? डॉक्टर शफाअत अहमद खां कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने यह स्वीकार किया है कि लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को गवर्नर ही हटा सकता है और यदि यह स्थिति है तो सदन के पत्र लिखने से क्या लाभ। ये बहुत खतरनाक बात है कि किसी विधायी निकाय को कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करने दिया जाए। हमें विधानमंडलों के विमर्शी कार्य को कार्यपालिका के कार्य से बिल्कुल अलग रखना चाहिए और यदि हम इस प्रकार कि किसी मामले में जिसमें हजारों की नियुक्ति खतरे में उड़ने की आशंका हो, उन दोनों के कार्यों को मिला दें तो मैं समझता हूं कि हम ऐसा करके परेशानी मोल लेंगे और लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी विनियमों को बिल्कुल बेकार और निरर्थक बना देंगे। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, क्या ऐसा उपसमिति की मांग के अनुरूप होगा? मेरे विचार में जो आलोचना की गई है वह बहुत ही वस्तुपरक है कि हम इस आशय का एक खंड समाविष्ट कर दें कि लोक सेवा आयोग अपने सद्व्यवहार पर्यंत पद पर बना रहेगा और उसे यथास्थिति गवर्नर अथवा गवर्नर जनरल द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। हम सहमत हैं, अध्यक्ष कहते हैं। माननीय पीसी मित्र कहते हैं कि जब तक विधानमंडल को विशिष्ट रूप से सम्मिलित न किया जाए, मैं इससे सहमत हूं। अध्यक्ष कहते हैं, क्या ये संशोधन उपसमिति की इच्छा के अनुकूल होगा? हम सहमत हैं। हम इस पर रिपोर्ट के अवसर पर विचार करेंगे। इस समय तो हम इस पर अंतरिम रूप से विचार कर रहे हैं। अब हम कर्नल गिडने के मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, कर्नल गिडने के प्रस्ताव पर विचार करने से जब प्रारूप पढ़ा गया था तो उसमें एक खंड था जिसमें कहा गया कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को जो उस आयोग के सदस्य के नाते पदासीन नहीं है, ताज के अधीन सेवा का पात्र नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, फिलहाल तो मैं आपके समक्ष यह सुझाव रखता हूं, क्या आप उस स्थिति में इन दोनों
इन शब्दों को हटाने की कृपा करेंगे। कौन से शब्दों को हटाने की बात यहाँ पर अध्यक्ष महोदय बाबा साहब से कहते हैं कि को प्रांतीय प्रबंध के अधीन रख दिया जाए। इतना सेंटेंस, को प्रांतीय प्रबंध के अधीन रख दिया जाए और उसके स्थान पर ये शब्द समाविष्ट कर देंगे, को उसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती न किया जाए। अध्यक्ष महोदय आगे कहते हैं कि और हम इन दो सेवाओं के संबंध में कोई विशेष सिफारिश नहीं करना चाहते। हम सिफारिश करते हैं कि भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती जारी रहनी चाहिए। बाबा साहब का यहाँ पर स्पष्ट विचार समझिए मेरे साथियों। बाबा साहब बहुत ही स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, यानी कि ये जो दो सेवाएं हैं, इनको ऑल इंडिया लेवल पर ही भर्ती किया जाना चाहिए, अखिल भारतीय स्तर पर ही भर्ती किया जाना चाहिए। जो किया जा रहा है इसे जारी रहना चाहिए। लेकिन श्री शिवा राव ने असहमति प्रकट की है इस बात पर। तब अध्यक्ष महोदय कहते हैं, मुझे मालूम नहीं कि वे अकेले हैं या कोई उनके साथ है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, मेरा संकल्प यह है कि इन दोनों सेवाओं में यूरोपीय मूल के अतिरिक्त शेष सेवाओं का प्रांतीयकरण कर दिया जाए। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, मैं समझता हूं इसे अलग से रखा जाएगा। शिवा राव इस निष्कर्ष से असहमत हैं। उनकी इच्छा है कि सभी सेवाओं का तत्काल प्रांतीयकरण कर दिया जाए। बाबा साहब वैसे तो प्रांतीयकरण के पक्ष में ही थे, लेकिन दो सेवाओं को यहाँ पर सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, इसको बाबा साहब ऑल इंडिया लेवल पर ही भर्ती के प्रावधान करना चाहते थे। जबकि अन्य सेवाओं को प्रांतीयकरण अगर कर दिया जाए तो बाबा साहब को किसी तरह कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन यहाँ शिवा राव ये चाहते हैं कि सभी सेवाओं का प्रांतीयकरण कर दिया जाए, कोई भी सेवा अखिल भारतीय लेवल की ना हो। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि मेरा सुझाव है कि हम यहाँ ये जोड़ दें कि कुछ सदस्यों की राय है कि न्यायिक पदों के लिए भर्ती इसके बाद से भारतीय सिविल सेवा में से न की जाए। तब बाबा साहब कहते हैं कि मैं दोनों सेवाओं को प्रांतीय स्तर का बनाने के पक्ष में हूं, लेकिन मैं इन दोनों सेवाओं में यूरोपीय मूल के पक्ष में अपवाद के लिए तैयार हूं। श्री जफरुल्लाह खां कहते हैं कि मैं डॉक्टर अंबेडकर से सहमत हूं। सरदार संपूर्ण सिंह कहते हैं कि मैं भी इस विचार का अनुमोदन करता हूं। यानी कि बाबा साहब के विचार से लगभग सभी लोग सहमत हो रहे हैं। अध्यक्ष कहते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष ने बाबा साहब का आभार व्यक्त किया और कहा इसे अवश्य शामिल किया जाएगा। यानी कि बाबा साहब के विचार को हुबहू यहां मान लिया जाता है अध्यक्ष महोदय के द्वारा। तब बाबा साहब कहते हैं कि प्रश्न संख्या 2 पर पैराग्राफ में जो इस तरह शुरू होता है, निसंदेह ऐसी सरकार यदि मांग करे आदि आदि, आपने लोक सेवाओं आदि के विभागों के पुनर्गठन और पुनर्समायोजन के प्रश्न का उल्लेख किया है। क्या मैं ये जान सकता हूं कि आप आज सवेरे हुई चर्चाओं को देखते हुए वेतन के आधार का प्रश्न भी जोड़ना चाहेंगे? तब अध्यक्ष महोदय कहते हैं, ये बात उन शब्दों में आ गई है शायद, यानी कि जो इससे पहले चर्चा डिस्कशन हुआ है उसमें ये वेतन का जो आधार है ये आ चुका है। ये बात यहाँ पर अध्यक्ष महोदय ने कहा है। लगभग ये मान कर चले कि उप समिति संख्या 8 सर्विसेज के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष महोदय बाबा साहब से पूरी तरह से सहमत है और बाबा साहब ने जो यहाँ सुझाव रखे हैं उन पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो जानना बहुत जरूरी है। किन दो सेवाओं के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती के पक्ष में थे बाबा साहब? आपको बताना है। बहुत आसानी से इस प्रश्न का जवाब आप दे सकते हैं। प्रश्न हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। दो सेवाएं ऐसी हैं जिनको बाबा साहब अखिल भारतीय स्तर का रखना चाहते थे। बाद में की सभी सेवाओं का प्रांतीयकरण के पक्ष में बाबा साहब थे। तो आपको बस ये बताना है कि वो दो सेवाएं कौन सी हैं जिनको बाबा साहब अखिल भारतीय स्तर की रखना चाहते हैं। समझ सकते हो। आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ रोकने से पहले आपको बता दें, अगले अम्बेडकर संदेश में चौथी बैठक जो 9 जनवरी 1931 को होती है, चौथी बैठक में क्या कुछ घटित होता है, संपूर्ण क्रियाकलाप, संपूर्ण गतिविधियां और हम लेकर आपके समझ जल्द ही उपस्थित होंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को हमारा निवेदन आपसे है कि अपने स्तर से यदि आप शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा।
और इसी के साथ दीजिए इजाजत आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। सम्मानित साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय।